नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो ऐसे में आप लोग को अपनी तैयारी भी रफ्तार कर देना चाहिए। अगर आप कछुए की चाल से अब चलेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे इस रेस में। इसलिए अभी वक्त है अपनी तैयारी में रफ्तार बढ़ाएं और जो पैटर्न दिया गया है बिहार पुलिस आयोग द्वारा CSBC के द्वारा, उस पैटर्न को अवश्य फॉलो करें। अगर आपने मुझसे क्लास करी है शुरू से अंत तक, तब तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी आपको क्लास कराए हैं वह NCERT से ही कराया हूँ। मैं पहले भी आपको बताया हूँ, ये नहीं कि मैं आज ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने जब क्लास शुरू किया था उस समय ही बताया था कि देखिए मैं NCERT को फॉलो करूँगा। आज हुआ क्या कि NCERT ही देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो जो लोग जुड़े थे हमसे उनके लिए खुशखबरी है, परेशान नहीं होना है। अब जो क्लास में शुरू कर रहा हूँ वह NCERT सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। जिस प्रकार से सिलेबस में दर्शाया गया है 9th और 10th क्लास, तो 9th क्लास के मैं 3 चैप्टर आपको करा चुका हूँ, 1, 2, 3। जलवायु तक मैं करा चुका हूँ। नहीं, जलवायु तक नहीं, जलवायु आज होगा। जलवायु से पहले तक जो भौतिक विस्तार है, जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, भौतिक विस्तार, ये सब मैं करा चुका हूँ। आज का जो क्लास है यह जलवायु पर है। तो जलवायु से जितने भी प्रश्न बने हैं सबको मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में धैर्य बना करके रहिए और एंजॉय लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में तो प्रश्न यहीं से बनेगा। पढ़ लो कहीं से भैया, प्रश्न यहीं से बनेगा। और जितने भी अब ये जो क्लास आपको दिख रहे हैं NCERT वाला, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक भी क्लास मत छोड़िएगा तो फिर आप आशा भी छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए NCERT मेंशन किया गया है कि NCERT SCERT से ही पूछा जाएगा, और आप हट के पढ़ेंगे, अपने हट पर रहेंगे, जिद पर रहेंगे कि नहीं हम तो दूसरे पढ़ेंगे, तो रहिए फिर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें जलवायु क्या है। जी हाँ, पहला ही प्रश्न ये है कि जलवायु क्या है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। देखिए मौसम और जलवायु दोनों लगभग आपको भिन्न देखने को मिलेगा। मौसम में क्या होता है कि मौसम का क्या है, सुबह मौसम कुछ है, शाम को मौसम कुछ है। मतलब मौसम बदलते रहता है, क्षण भर में बदल जाएगा। एक दिन में भी बदल सकता है, एक हफ्ते में भी बदल सकता है, महीनों में भी बदल सकता है। लेकिन जलवायु जो है यह लगभग 30 सालों में परिवर्तन होता है। तब होता है कि नहीं अब जलवायु परिवर्तन हो गया। लगभग 30 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह जलवायु परिवर्तन कहलाता है। और मौसम परिवर्तन तो ये आज भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, कल भी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है मोटा मोटी। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, यह प्रश्न बहुत ही चर्चित है और सब लोगों को पता भी होगा कि जो भारत की जो जलवायु है वह है मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मानसूनी की बात आई है, तो यह मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह भी जान लीजिए मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से? अरबी। अरबी में मानसून का अर्थ है मौसम। जी हाँ, यह भी ध्यान दीजिएगा, मौसम। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा घटती है। भारत के उत्तरी मैदान में, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर मैं भारत का एक ये दक्षिणी पॉइंट मैं आपको बना चुका हूं, और ये जब आप चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना, यहां बस समझने के लिए। तो ये जो उत्तरी मैदान है ये वाला गंगा के साइड का है ना, इसमें पूछ रहा है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा घटती है। कैसे घटती है? देखिए वर्षा की मात्रा पूरब में ज्यादा होगी, फिर धीरे 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 करके पश्चिम में कम होगी। तो वर्षा की मात्रा घटती है पूरब से पश्चिम, पूरब में ज्यादा होती है। इस उत्तरी मैदान की बात करी जा रही है, पूरब में ज्यादा होती है और पश्चिम में कम होती है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। इस प्रश्न में अक्सर आप लोग फंस जाएंगे और समझेंगे कि पता नहीं क्या पूछा है। बहुत सारे लोग तो यही समझेंगे कि क्वेश्चन बड़ा आउट ही पूछ दिया। भारत में उत्तरी मैदान में जो वर्षा होती है, जो इस मैदान की वर्षा होती है, तो पूरब में ज्यादा होगी
धीरे 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 करके पश्चिम में कम हो गई। आप आते हैं जब राजस्थान की ओर तो देखते हैं कि वर्षा बिल्कुल समाप्त है, रेगिस्तान है, दिल्ली में भी कम वर्षा है ना। तो ऐसे आप समझिएगा। चलिए, किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक, जलवायु को नियंत्रित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक कौन है? अक्षांश। अक्षांश की वजह से, अब देखिए जरा सा समझिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट को जब समझ जाइएगा ना तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ये मान के चलिए कि विश्व है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 0 डिग्री हो गया। अब देखिए अक्षांश का प्रभाव कैसे पड़ता है। इधर वाले क्षेत्र की जो जलवायु है, यह कैसी जलवायु होगी? यहां देखते हैं आपकी ज्यादा गर्मी होगा, ज्यादा बारिश होगा। अब अगर अक्षांश में आ जाते हैं 90 डिग्री की ओर, तो यहां क्या देखते हैं? गर्मी का नामो निशान नहीं है, कभी भी गर्मी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मौसम परिवर्तन ना, वहां गर्मी होती ही नहीं है ध्रुवों पर, या ध्रुवीय क्षेत्र में या उप ध्रुवीय क्षेत्र में गर्मी नहीं होती है। तो अक्षांश का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। केरल में आप देख लीजिए, भारत के केरल में देख लीजिए, ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन आप अपने बिहार उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या कश्मीर में देख लीजिए, तो यह अक्षांश का प्रभाव है। अब दूसरे नंबर पर है तुंगता, यानी ऊंचाई। ऊंचाई पर भी जलवायु प्रभावित। ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा ठंडा, जैसे आप कुल्लू चले जाइए, मनाली चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए। लेकिन उसी देशांतर पर, उसी अक्षांश पर आप अगर दूसरे जगह पर हैं, ऊंचाई नहीं है, तो आपका ठंडी या गर्मी कम होगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, वायुदाब, समुद्र से दूरी, और महासागरीय धाराएं और उच्चावच, ये 6 कारण हैं, लिख लीजिए। अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, तीसरे नंबर पर है वायुदाब, चौथे नंबर पर है समुद्र से दूरी, 5वें नंबर पर महासागरीय धाराएं, और छठे और आखिरी नंबर पर है उच्चावच। ये 6 कारण हैं जलवायु को प्रभावित करता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान सामान्य था। अभी हमने चर्चा किया कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, इस वजह से गर्म होगा। यहां सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेगी, इस वजह से वह ठंडा होगा, तो तापमान क्या होगा? घटेगा। विषुवत रेखा पर ज्यादा होगा तापमान, ध्रुवों पर तापमान कम होगा, तो ध्रुव पर तापमान सामान्यतः घटता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय सघनता कम होती है। यह आपको पता है कि अब अगर हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल जो है वह सघनता कम है, कम घना है। तो जब कम घना होगा तो तापमान भी कम होगा। कम घना, तापमान भी कम। कैसे? आप जाते हैं ऊपर पहाड़ पर या हिमालय पर, तो देखिए ऊपर बर्फ जमा है। क्यों जमा है? कि ऊपर तापमान कम है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी कम जाता है पृथ्वी की सतह से। चलिए, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के, वायुदाब का निर्धारण कैसे होता है? तो वायुदाब अक्षांश तथा ऊंचाई पर, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम जाता है, आपको पता है। अक्षांश पर भी प्रभाव पड़ता है। जब देखिए अक्षांश अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो यहां गर्म होगा ज्यादा। अब यहां ज्यादा गर्म होगा तो गर्म होकर के हवाएं जो है वह ऊपर उठ जाएंगी, यानी कि नीचे जो हो जाएगा वह वायुदाब कम हो जाएगा। तो ऊंचाई से भी प्रभावित होता है वायुदाब, और अक्षांश से भी वायुदाब प्रभावित होता है, ध्यान दीजिए। महासागरीय धाराएं चलती है, तो महासागरीय धाराएं हैं तो ये समुद्र से ही चलेंगी तट की ओर, बड़ा ही इजी है। किस बल के कारण, वह कौन सा फोर्स है जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं, देखिए होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर यहां से हवा चला तो ये ऐसे चलने का प्रयास करेगी क्योंकि ये अपने दाहिने मुड़ेगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में हवा चलना शुरू हुआ तो ये अपने बाएं मुड़ने का प्रयास करेगी, ये इधर और ये इधर। तो यह किस बल के कारण है? तो यह कॉरियोलिस बल के कारण है, और कॉरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल। जेट धाराएं चलती है लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। यह कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, इसके उत्तर में 27 से 30 में लगभग आपको यह दिखाई देंगे। चलिए, जेट धाराओं को जाना जाता है, तो जेट धाराओं को उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं, जी हां बढ़िया से नाम याद रख लीजिए, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। उपोष्ण क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा तक ही है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय। अब कर्क रेखा से जा रहा है ऊपर, यानी 27 से 30 बताया ना, तो यह उप उष्ण यानी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं के नाम से जाना जाएगा। एनसो
ANSO का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले एनसो जानते हैं, एन से एल नीनो और दक्षिणी दोलन, साउथ दोलन है ना, तो एल नीनो दक्षिणी दोलन को ही एनसो कहा जाता है, सीधा सा कहिए एल नीनो। ओके, तो यह गर्म समुद्री जलधारा है। बिहार सब इंस्पेक्टर ने पूछा था कि एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ये ध्यान दीजिएगा, एल नीनो गर्म जलधारा है। यह पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर आता है, तो यह गर्म जलधारा है, ये ध्यान दीजिएगा। एल नीनो दक्षिणी दोलन आप जान ही समझ गए। एल नीनो किस प्रकार का शब्द है, तो एल नीनो स्पेनिश शब्द है। कौन सा? स्पेनिश। अभी आपने मानसून पढ़ा था अरबी शब्द, लेकिन यहां पर एल नीनो पढ़ेंगे स्पेनिश शब्द। एल नीनो का विपरीत होता है ला नीना, आप जानकारी के लिए रखिए। तो एल नीनो में गर्म है, तो ला नीना में ठंडी जलधारा होती है, इतना याद रखना है आपको। चलिए, एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा या बेबी क्राइस्ट, है ना। एल नीनो का अर्थ भी जान लीजिए, छोटा बच्चा, बेबी क्राइस्ट। एल नीनो की उपस्थिति से सतह का तापमान बढ़ जाता है। अभी हमने बताया कि एल नीनो गर्म जलधारा, तापमान बढ़ा ही देगा। मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा कहां में आपस में मिलती है, तो गंगा के मैदान में। देखिए, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। भारत का ये दक्षिण, तो ये दक्षिण है ना, छोड़, तो यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे ऐसे चलता है। ओके, और यहां से बंगाल की खाड़ी से उठता है उठता है उठता है और यहां टकरा करके और फिर ये ऐसे, तो ये दोनों आकर के यहां पर मिल जाते हैं। यह गंगा के मैदान उत्तर पश्चिम भाग में, ये भारत का उत्तर भाग हुआ और ये वाला जो पोजीशन है ये पश्चिम भाग हुआ। तो यहां आकर के इस जगह पर ये दोनों टकरा जाते हैं, मिलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी से जो उठता है वह दोनों कहां जाकर के मिलता है, तो यह गंगा के मैदान उत्तर पश्चिम भाग में मिलता है। मानसून की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो वापसी की प्रक्रिया जो है, ये जो जाती है या लौटने की जो प्रक्रिया है, यह सितंबर में शुरू हो जाती है। किस महीने में? सितंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से अभी यहीं से टकराएगी और थोड़े दिन के बाद ऐसे लौट जाएगी। तो सितंबर में भारत के उत्तर पश्चिम भाग से लौटना प्रारंभ कर देती है। यह पूरी तरह से कब लौट जाती है, तो भारत से यह पूरी तरह से, यहां से देखिए, अंडमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं फिलहाल, यहां से यह दिसंबर तक पूरी तरह से लौट जाती है। दिसंबर तक पूरी तरह से लौट जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में शीत ऋतु होता है, तो शीत ऋतु उत्तर भारत में कब होता है? शीत ऋतु मतलब जाड़ा का मौसम। तो यह नवंबर से फरवरी तक बढ़िया जाड़ा का मौसम है, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी। चलिए, 21 नंबर, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, तो यह जाड़ा के दिनों में ही प्रवाहित होती हैं। जाड़ा के दिनों में क्यों प्रवाहित होती हैं? क्योंकि जाड़े के दिनों में सूर्य जो रहता है यह दक्षिणायन रहता है। तो जब सूर्य दक्षिणायन रहेगा, तो देखिए, जिधर सूर्य रहेगा वहां सरफेस पर कम वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, इतना जान लीजिए। जैसे सूर्य अगर विषुवत रेखा की ओर है, तो विषुवत रेखा के पास कम वायुदाब का क्षेत्र है, तो विषुवत रेखा के कम वायुदाब को क्षेत्र को भरने के लिए इधर से भी हवाएं चलेंगी और इधर से भी हवाएं चलेंगी। तो इधर से जो हवाएं चलती है जाड़े के दिनों में यही हवा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने के रूप में आती हैं और ये तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। तो एक प्रश्न और बन जाता है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा का कारण क्या है, तो उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कह सकते हैं। यह शीत ऋतु में चलती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आप जान गए कि ये इधर से आ रही है, तो यानी कि स्थल से ही आएगी, इधर तो समुद्र है नहीं, इधर स्थल है, स्थल से ही आएगी और यहां आकर के समुद्र की ओर आती है, स्थल से समुद्र की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आ गया जाड़े के दिनों में तमिलनाडु वाला, हम पहले ही आपको बताए थे। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होने का कारण क्या है? देखिए, यहां तो वर्षा, एक बार मैं फिर से इसको मिटाऊंगा। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत का ये वाला भाग है, समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं मार्कर बदलने की कोशिश करता हूं। उत्तर पश्चिम जो है ये वाला भाग है। तो यहां कैसे बारिश होगी? अब ये बताइए, यहां कैसे बारिश होगी? यहां तो उत्तर पूर्वी जो है मानसून वो आ नहीं रहा है इस वाले जगह पर, तो यहां बारिश होगी कैसे? तो यहां बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। यह भी प्रश्न बिहार सब इंस्पेक्टर में और बिहार पुलिस दोनों में पूछा गया है कि जाड़े के दिनों में या शीत ऋतु में
पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। महावट क्या है? तो शीतकाल में जो ये वर्षा होती है ना, इसी को महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट। बहुत बढ़िया बढ़िया और शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं, शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। अभी आगे चलिए, और भी शानदार प्रश्न मिलेगा आपको। चलिए, ग्रीष्म ऋतु भारत में होती है। अभी आपने शीत ऋतु पढ़ा नवंबर से फरवरी। अब आप जान लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु, तो जैसे ही शीत ऋतु खत्म होगा उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, यानी कि फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। मार्च से मई तक आएगा। चलिए, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल वैसाखी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। काल वैसाखी, तो बैसाख के दिनों में पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है उसे ही काल वैसाखी कहा जाता है। अब यहां प्रश्न सीधा सा पूछेगा आपसे, काल वैसाखी किस राज्य में होने वाली वर्षा कहा जाता है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आम्र वर्षा, यह वर्षा आम की फसल के लिए लाभकारी होता है, इस वजह से इसे आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक एवं केरल में, जी हां, कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के अंत में, मतलब ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी का जो मौसम जब समापन पर होता है, आपको पता ही है आम कब होता है? गर्मी के दिनों में ही होता है ना। तो आम्र वर्षा इसका नाम भी है। तो गर्मी के मौसम के अंत में, लगभग जब ग्रीष्म ऋतु का लास्ट होने को होता है उससे थोड़ा सा ही पहले यह वर्षा होती है कर्नाटक और केरल में, तो वहां इसको आम्र वर्षा के नाम से। यहां प्रश्न आपसे बनेगा कि आम्र वर्षा किस राज्य में? तो केरल और कर्नाटक बताएंगे। मासिन राम स्थित है, तो मासिन राम खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। गारो खासी जनता, देखिए मैं आपको यहां पर फिर से बताने की कोशिश करूंगा। मेघालय का पठार है ना, तो ये 3 है। एक ये गारो है, गारो सबसे पश्चिम जो है वह गारो है, फिर बीच वाला है खासी, और जो सबसे पूरब वाला है वह है जयंती। दक्षिण में जो उसी की जो श्रेणी है वही है मासिन राम, ठीक ना। और उसी मासिन राम पर्वत पर आपको पता है कि विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो दोनों इसी में हो गया। 30 नंबर भी प्रश्न हो गया और 29 नंबर। स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट, ये 2 गुफा है मासिन राम में, याद रखिएगा, दोनों का नाम याद रखिएगा। पूछ देगा स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट, अगर पूछे तो लगेगा कि ये किसी अयस्क का नाम है ना, लेकिन ये गुफा का नाम है, तो ये भी ध्यान देना है। और ये मासिन राम में है, प्रसिद्ध है गुफा। चलिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी पश्चिमी विक्षोभ, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भारत में मानसून का आगमन होता है, तो मानसून का आगमन यहां पर मैं फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, भारत में मानसून जो होता है ना, ये सर्वप्रथम यही टकराता है 1 जून को, है ना, जून के प्रथम सप्ताह में टकराता है 1 जून को। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान रखिए कि जून के प्रारंभ में भारत में शीत ऋतु की विशेषता क्या है? शीत ऋतु मतलब जाड़ा। तो जाड़ा में आप देखते हैं कि जैसे थोड़ा सा धूप उगेगा तो दिन हल्का गर्म रहेगा और रातें जो है वह बहुत ठंडी होती हैं। तो जाड़े के दिनों की विशेषता है दिन गर्म और रातें ठंडी। ये मत लगा दीजिएगा कि दिन भी ठंडी और रातें भी ठंडी, फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। दिन गर्म, देखिए धूप निकलते साथ ही गर्म हो जाता है कि नहीं, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं, बहुत ठंडी। ये है कारण। ये मत कहिए कि दिन भी ठंडा, सा दिन में भी जाड़ा लगता है सर, वो अलग चीज है, लेकिन जैसे ही धूप निकलता है तो देखते हैं ना गर्म हो जाता है, आप बनियान में भी रहने लगते हैं कभी कभी, तो ये चीज है। चलिए, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है? दैनिक तापांतर का मतलब क्या समझ रहे हैं? रात में तापमान मान के चलिए कि 48 डिग्री, सॉरी दिन में, डे में, और रात में तापमान मान के चलिए 15 डिग्री, तो इसका अंतर कितना हो गया? इसका अंतर 33 डिग्री हो गया ना। तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां का अंतर सबसे ज्यादा है तापांतर? आपको कमेंट करना है, अगर कमेंट कर देते हैं तब ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट क्वेश्चन के बाद इसको बता दूंगा। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट आपको पता ही है कि केरल को कहते हैं। तो अभी हमने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून जाकर के 1 जून को टकराती है, वर्षा कराती है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर लिए। चलिए, 35 नंबर प्रश्न को मैं बता दूं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान में, रेगिस्तान चूंकि होता क्या है ना कि गर्मी रहता है तो बालू बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन रात को वो ठंडा हो जाता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में, जयपुर में, राजस्थान में, सीधा सा बोलिए जयपुर क्या, राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां दैनिक तापांतर सर्वाधिक है।
ओके, तो मैं उम्मीद देख लेता हूँ और भी बचा है क्या, नहीं 36 प्रश्न थे जो कि 9th क्लास NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 4 जलवायु से थे। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न। 2-3 प्रश्न है जिसको टारगेट करिएगा, पश्चिमी विक्षोभ याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून याद रखिएगा, काल वैसाखी याद रखिएगा, आम्र वर्षा याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखिएगा। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहा हूं। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।